वेलकम बैक टू मिस्टर मेट्योस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जिसमें टोटल 4 लेक्चर होंगे और एक 1 शॉर्ट वीडियो भी होगा। 4 लेक्चर में फर्स्ट 3 लेक्चर जो होंगे दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू थ्योरी एंड क्वेश्चंस में हम लोग पीवाईक्यूज और बहुत सारे मिड लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फोर्थ लेक्चर जो होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज उसमें एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सारे एक एक करके करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। नोट्स बनाते रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, करंट, वोल्टेज और ओम्स लॉ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। सेकंड लेक्चर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल का, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे कि पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। दैट विल बी सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर के बारे में पढ़ेंगे। दिस विल बी द थर्ड लेक्चर। फोर्थ लेक्चर जैसा मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड में सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है सारे यहां पे करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको कि सीबीएसई में टोटल ये 8 नंबर का ट्रेंड देखा गया है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली ये ट्रेंड देखा गया है बेटा कि सीबीएसई में हर साल 10th के बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ज। तो चार्ज के डेफिनेशन के बारे में बोलता है बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी कि प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर क्या क्या होता है। तो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास और वॉल्यूम। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा मास एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां मैटर होगा वहां वहां मास होगा, वहां वहां वॉल्यूम होगा। जहां जहां मैटर होगा वहां वहां मास होगा, वहां वहां वॉल्यूम होगा। क्लास 10th में आपको इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके पढ़ना है। जहां जहां मैटर होगा वहां वहां मास होगा, वॉल्यूम होगा और साथ में चार्ज भी होगा, क्योंकि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है। बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। अब ये चार्ज करता क्या है बेटा, ये अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। कैसे रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है? अप्लाइज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ये जो क्रिएट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब कोई भी चार्ज है बेटा, उसको क्लास 12th में आपको पढ़ना है कि कोई भी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फोर्स कैसा एक्सर्ट करता है? या तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है उस फोर्स से, या फिर रिपेल कर रहा होता है। तो कब रिपेल करता है, कब अट्रैक्ट करता है, इसको बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्लास 12th में देखोगे आप। तो एक्चुअली वो अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो उसका काम क्या है बेटा चार्ज का? अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। ठीक है। किसको? दूसरे मैटर्स को। दूसरे मैटर्स को बेटा या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। सो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर होता है जो ये काम करता है। अब किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको रिपेल करेगा, इसको देखते हैं यहां पे। जैसे हमारे पास लाइक चार्जेस हैं और अनलाइक चार्ज है। लाइक चार्जेस किसको बोलते हैं बेटा? कि चार्ज जो है दोनों सेम है। तो दो सेम चार्ज को मैं यहां लिख देता हूं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। तो एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या कंडीशंस होते हैं कि कब वो क्रिएट करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा हमेशा क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके इस पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपेलिंग नेचर का। जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो हमेशा रिपेल करेगा। क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स कैसे लगाएगा? इसको रिपेल करेगा। तो ये समझो इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, तो इसने भी बेटा इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम। क्यों सेम होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ में जैसा बताया गया था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रखते हैं एंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे बेटा इस पे भी एफ फोर्स लगेगा, इस पे भी एफ फोर्स लगेगा। इस पे देखते हैं माइनस चार्ज, इस पे माइनस रिपेलिंग करेगा एफ फोर्स से, और इस पे भी बेटा एफ फोर्स से ही रिपेलिंग करेगा। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अनलाइक चार्जेस के बारे में बात कर ले, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा होगा एफ फोर्स से
और नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा होगा F4 से। तो यहां पे अट्रैक्ट करता है, यहां पे रिपेल करता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। याद रहेगी ये बात। अब क्लास 9th में हमने पढ़ा था बेटा कि चार्जेस के बारे में अगर समझना है आपको तो आपको इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये समझा देता हूं यहां पे। जैसे हमारे पास कोई एक Na11, ये सोडियम है, सोडियम का एक एटम है। ये क्या है बेटा? दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है कि इस एटम में 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस साइन लगाते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए प्लस साइन लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये कूलम्ब क्या है? कूलम्ब एक एसआई यूनिट है चार्ज की, एसआई यूनिट है चार्ज की, कूलम्ब। चार्ल्स कूलम्ब जो थे उन्हीं के नाम पे इसके यूनिट का नाम दिया गया था बेटा। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम्ब, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कूलम्ब दिया गया। ये जो एसआई यूनिट थी इसका नाम कूलम्ब दिया गया। प्रोटॉन का देखो, प्रोटॉन का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड जो है दोनों चार्ज का सेम होता है, बट यहां पे प्लस होता है चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले कि आपने बताया मुझे सर कि किसी भी एटम में जो है न्यूक्लियस, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तो अगर उसी को अगर हमें देखना हो तो उससे पहले बेटा अपने को चार्ज समझना पड़ेगा कि चार्ज कैसे वर्क करता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम उस एटम के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले चार्ज जो होता है बेटा उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब कूलम्ब को आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 1 मिली कूलम्ब, मिली कूलम्ब को कैसे लिखते हैं बेटा? मिली को लिखते हैं स्मॉल m और कूलम्ब को लिखते हैं कैपिटल C। तो यही लिखा हुआ है 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम्ब होता है। 1 माइक्रो कूलम्ब, अब माइक्रो को लिखने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं बेटा म्यू। तो 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा एसआई यूनिट में आपको जाना है बेटा। तो एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आप उसको कन्वर्ट करना पहले कूलम्ब में और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना, बिकॉज कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है। अब जैसे अगर कोई बॉडी है बेटा, ये कोई बॉडी है, इसमें मान लिया 3 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, -5 कूलम्ब, ये रखा हुआ है चार्ज, ऐसा 3 चार्ज उसमें पाए गए हैं। तो ये बताओ पूरे बॉडी पे कितना चार्ज है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बेटा कि कूलम्ब जो चार्ज जो होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है बेटा कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि मैटर जो होता है, मैटर की 3 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पहला मास, मास भी स्केलर होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्केलर होता है, और चार्ज वो भी स्केलर होता है। तो स्केलर जब भी होता है तो आप अगर मास को एडिशन करते हो, जैसे 5 kg और 10 kg दोनों को एक साथ रख दोगे, आप बोलोगे टोटल मास कितना हुआ, तो 5 + 10 करते हो, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो सीधा उसका क्या करते हो? अर्थमेटिक एडिशन करते हो। तो उसी तरह चार्ज का भी हम अर्थमेटिक एडिशन करेंगे। अगर हमें पूरे बॉडी पे चार्ज बताना है तो चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू 3 कूलम्ब + 2 कूलम्ब - 5 कूलम्ब। तो ये तो बेटा 0 कूलम्ब आ गया। 0 कूलम्ब का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी एक्चुअली न्यूट्रल है। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी न्यूट्रल है बट इसके अंदर चार्ज तो है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो एटम होता है ये हमेशा न्यूट्रल बाय द नेचर होता है। इसका मतलब है बेटा कि एटम अगर आपके पास है, अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो एटम जो होता है एक्चुअली न्यूट्रल होता है बट उसके अंदर चार्ज होता है। ठीक है। अब चार्ज कैसे होता है ये क्लास 9th की चीज है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर। 11 एटॉमिक नंबर जो है बेटा इसका, उससे क्या पता चलता है कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, ये है न्यूक्लियस। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और फिर इसके एटम का बनाऊंगा।
तो एटम जब बनाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे बेटा? हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले KLMNOP ऐसे करके होता है। तो K में हम मैजिक नंबर डालेंगे बेटा 2 8 1, ये आपको आना चाहिए। 8 + 2 कितना हुआ? 10, 10 + 1 कितना हुआ? 11। तो यानी कि ये जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है उसके जो 3 सेल बनेंगे, 3 सेल में जो फर्स्ट सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस की बात कर ले। तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा बेटा प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन पाया गया। न्यूट्रॉन भी पाया जाता है बेटा, न्यूट्रॉन के नंबर्स के बारे में हम नहीं जान रहे। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। अब जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम यहां पे दिखा देते हैं बेटा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट सेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरे एटम की जब हम बात करेंगे, पूरे एटम की जब हम बात करेंगे तो टोटल बताओ इस पे कितना चार्ज है? जैसे हमने किया था अरिथमेटिक एडिशन किया था, इसी तरह यहां भी करेंगे। तो प्रोटॉन का अगर हम देखो, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का सेम होता है, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो हम अरिथमेटिक अगर सम करते हैं तो यहां पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 11 है। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? जितना भी चार्ज होगा मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा, क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा? यस, सेम होगा। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल सम करोगे तो क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा। तो वही बोल रहे हो कि बेटा एटम न्यूट्रल होगा। अब जब एटम न्यूट्रल होता है तो फिर कटायन और अनायन क्या होते हैं इसको समझो। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, तो देखो ये पूरे एटम पे डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस क्या हो गया? 11 प्रोटॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा? 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो 11 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इस पे बेटा है ना डोमिनेंट हो गया, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक ही प्रोटॉन बचा हमारे पास एक्स्ट्रा, तो मतलब कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, तो ये जो एटम होगा, अब ये क्या बन गया? कटायन बन गया। तो हमेशा जब भी कटायन फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन का नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। इस तरह से बेटा चार्ज, कैटायन और अनायन बनते हैं, चार्ज जो है डेवलप होता है। अनायन के बारे में देख लेते हैं। अगर मैंने यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको किसी तरह से, तो अब इसका नंबर क्या होगा? अब होगा यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन जो होगा वो 11 होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो अनायन फॉर्म होता है, क्योंकि डिसबैलेंस हो गया। अब डिसबैलेंस कैसे हुआ? 11 इसके 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है तो ये अनायन हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि पूरे एटम पे Na- कह देंगे इसको, और इसको Na+ कह देंगे। अब इसको बेटा हम बोलते हैं कटायन, और इसको बोलते हैं हम अनायन। समझ में आया एक चीज? अच्छा, तो अब यहां से एक चीज बताओ कि अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी चार्ज डेवलप हो रहा है। यानी किसी भी बॉडी पे, कोई भी न्यूट्रल बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का छोड़ना और इलेक्ट्रॉन का लेना, इसी की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं? 1 छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं, 4 छोड़ सकते हैं, या फिर ले भी वैसे ही सकते हैं 1 2 3। क्या हम हाफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप समझो कि सबसे पहले 2 वर्ड होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो एक होता है बेटा क्वांटा और दूसरा होता है क्वांटम। क्वांटम मतलब होता है पैकेट, और क्वांटा जो है वो प्लूरल है। बहुत सारे पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा, और क्वांटम बोलते हैं पैकेट को। अब एक पैकेट ऑफ चार्ज में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं, मतलब एक पैकेट है बेटा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब माना जा रहा है ऐसा। अब मुझे बताओ, जब भी किसी भी बॉडी पे चार्ज जो डेवलप होगा वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जैसा मैंने अभी बताया था। तो
जो किसी भी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस एन ई, जहां पे एन को मैं बोलूंगा इंटीजर्स या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इंटीजर्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर्स। जहां एन जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। जब एन की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब बॉडी न्यूट्रल है। तो यानी कि जब भी जो होगा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से ही किसी बॉडी पे चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसी के मल्टीपल में ही चार्ज देखने को मिलेगा किसी भी बॉडी पे, मतलब यूनिवर्स के किसी भी बॉडी पे मुझे इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसी के मल्टीपल में मुझे चार्ज देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराता हूं मैं यहां पे कि अगर किसी बॉडी पे 4 तरह के चार्ज दिए हुए हैं बेटा, ए बी सी डी। सबसे पहले दिया हुआ है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है। दूसरा दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा दिया हुआ है -0.8 × 10⁻⁻19 कूलम, और दिया हुआ है -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन ये है कि किसी भी बॉडी पे कौन सा चार्ज नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो ये देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का है ना बेटा, आया होगा उस पर, तो उस पर ये चार्ज आ गया होगा। ये कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे आया होगा तो -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम उस पर चार्ज आया होगा। ये देखो, ये तो हाफ है, ये तो हाफ इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो ये तो हो नहीं सकता है ट्रांसफर जब भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो यही बोलता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये देखो, इसको देख लो, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी बॉडी पे आया होगा तो ये चार्ज आएगा। तो ये तीनों आ सकते हैं, बट ये दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये हाफ इलेक्ट्रॉन है। हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता है, एक पैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कहते हैं बेटा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते होती है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते होती है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। समझ में आया अच्छे से यहां पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बताओ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होगा। पीछे आते हैं थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होगा। क्या ये प्रोटॉन नहीं जा सकता है? प्रोटॉन के पास भी तो चार्ज है, प्रोटॉन नहीं जा सकता है बेटा। प्रोटॉन अगर चला गया तो आपको न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी वाला सिचुएशन हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ था, सारा जो पावर था वो ब्रिटेन के पास था। ब्रिटेन के पास था, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तस्मेनिया हुआ, इंडिया हुआ, ये सब उसके कॉलोनीज थे, ठीक है। तो सारा का सारा जो पावर था, जो वर्ल्ड पावर था, वो ब्रिटेन के पास था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यूएस और रशिया के पास आपके न्यूक्लियर बॉम्ब थे। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है बेटा कि आप न्यूक्लियस को तोड़ दो, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ये टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी आती है, तो वही न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था बेटा वर्ल्ड वॉर 2 में, और वर्ल्ड वॉर 2 में जब उन्होंने ये गिराया था तो पूरा का पूरा जापान और पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल गया था बेटा इससे। जापान में आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। एक्चुअली इंडिया के पास तो आजकल बहुत सारे ऐसे बॉम्ब अब हो चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब बेटा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म कर सकता है, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो पूरा का पूरा आइलैंड खत्म कर सकता है। तो अब हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉम्ब हो चुका है। अब तो बहुत सारे नए नए बॉम्ब्स आ चुके हैं, बट न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उस तरह से होगा बेटा अगर आपने न्यूक्लियस को तोड़ा तो, क्योंकि प्रोटॉन निकलने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना तो जरूरी पड़ेगा। इसलिए बेटा प्रोटॉन नहीं टूटता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नॉर्मली होता रहता है। समझ में आया ये बात। अब हमारे पास जो न्यूक्लियर बेटा, हमारे जो इंडिया में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है कोल, दूसरा है हाइड्रो एनर्जी, थर्ड जो है हमारे पास है बेटा न्यूक्लियर प्लांट्स। न्यूक्लियर प्लांट से हम एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन आजकल हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी को ही यूज करके कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बातें थी, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ये एक बॉडी है, अमीबा जैसा बॉडी दिख रहा है, इसमें टोटल चार्ज है बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल जो है 20 इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज नहीं। तो हमें टोटल चार्ज बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कितना हो गया बेटा 32 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये हो गया माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बोल रहा है 1 कूलम अगर चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन का मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अभी मैं माइनस साइन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर निकालना है। तो 1 कूलम के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, तो ये हो गया, इसका डेसिमल हटाया तो 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 16, तो ये हो गया बेटा 100 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको 18 किया, 10 इधर डाला, ये 16, तो ये हो गया कितना 6 डेसिमल, 6 6 96, 4 बचा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा तब किसी बॉडी पे जाके 1 कूलम का चार्ज जो है वो डेवलप होगा। मतलब देखो 1 कूलम चार्ज जो है कितना बड़ा चार्ज है, कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आया ये बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ट्रांसफर के बारे में हमने सीखा। अब इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होता है तो फ्लो कहां कहां होता है बेटा, तो कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं, आगे जाके हम सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो हमारे पास कोई भी अगर समझो कंडक्टर है, यहां पे ये कंडक्टर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कैसे होता है, देखो मेरा ये पेन दिख रहा है आपको। अब इस पेन को अगर ऐसे देखोगे तो ये पेन है, ठीक है। इसको देखोगे, ये जो सर्कुलर एरिया है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो सर्कुलर एरिया है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे। अब एक और कंडक्टर हम बना लेते हैं यहां पे, ये एक और कंडक्टर है। समझो यहां पे बेटा 3 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। यहां पे 5 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है इस एरिया से, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पे कि ये जो 3 कूलम चार्ज है, मैं अपना घड़ी देख रहा हूं, जैसे ही यहां पे टक 1 सेकेंड हुआ 3 कूलम पास, 5 कूलम पास, फिर अगला जैसे ही टक हुआ 1 सेकेंड, वैसे ही बेटा यहां पे 3 कूलम पास, यहां पे 5 कूलम पास। तो ये जो 3 कूलम हर सेकेंड जो है 3 कूलम 3 कूलम 3 कूलम पास कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि 5 कूलम करके हर सेकेंड पास कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को यहां पे करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज का फ्लो मतलब चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितना चार्ज पास हो रहा है दैट इज करंट। समझ में आया। तो क्या मैं यहां से करंट के बारे में, करंट का बेटा सिंबल होता है आई और उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर इसको बेटा हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। और चार्ज तो कूलम में है तो चार्ज का सिंबल क्या होता है क्यू, तो हम बेटा यहां पे क्यू डाल देते हैं, ठीक है, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो ये होता है बेटा हमारा करंट। करंट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो करंट का फ्लो जो होगा हमेशा इसका उल्टा होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, इसलिए ये मान लिया करंट का फ्लो जो है बेटा इस तरफ होगा, ये करंट जो ये इलेक्ट्रॉन जो है उस साइड जा रहा है, तो करंट क्या होगा इस साइड आएगा, ठीक है। ये करंट है, ये इस साइड आएगा, करंट जो है वो इस साइड आएगा, करंट जो है वो इस साइड आएगा। तो एक बात बताओ कि करंट का जो फ्लो है वो हमेशा चार्ज के फ्लो के अपोजिट है, ऐसा क्यों सोचा गया।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने बेटा डिस्कवरी किया था वो 1898 में किया था, और जो करंट था वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका था 16-17 सेंचुरी में। इसकी बहुत सारी बातें की जा रही थी। तो जो 16-17 सेंचुरी से जो चली आ रही थी चीजें, उन चीजों पे जो भी है ना हाइपोथेसिस लगाए गए थे, जो भी थीसिस लगाए गए थे, जो भी उस पे बहुत सारी बातें की गई थी, वो सारे की सारी गलत हो जाती। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ये लिया गया था, अब ये तो पूरा पूरा गलत हो जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में होने के चलते, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो बाद में हुई थी उसके चलते अब हम ये करंट की जो भी थ्योरी चली आ रही थी उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए करंट को हमेशा कन्वेंशनल करंट बोलते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो मान लिया गया ऐसा कि पहले वाली बात जो थी सही थी। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो उसके बाद से जो थ्योरी हुई उसको अलग और इसको अलग, तो इसलिए बेटा इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा बहुत ही जाके डेप्थ में एक एक चीज समझा रहा हूं कि आखिर क्यों और कैसे, क्यों इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्योंकि पहले से ही ये चला आ रहा था, तो उस थ्योरी को चेंज नहीं करना था डिस्कवरी के बाद। इसलिए बेटा मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस साइड अगर चल रहा है तो करंट जो है इसी साइड चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ऐसा यूनिट ऑफ द करंट, ऐसा यूनिट ऑफ द करंट क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है सर? वो तो डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है समझो। यहां पे ये समझो, करंट ऐसे जा रहा है आई, मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है और 4 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है, तो ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 7 एम्पियर करंट हो गया। तो हमने क्या डायरेक्शन के एंगल ये सबको देखा? नहीं देखा। बेटा जो हमारे पास वेक्टर होते हैं, स्केलर होते हैं, उसका केवल यही डिफिनेशन नहीं है, वेक्टर का केवल यही डेफिनेशन नहीं है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। एक और डेफिनेशन है जो आप लोग को नहीं बताई जाती है, वो क्लास 11th में बताते हैं कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि मतलब एंगल वैल्यू करता है बेटा यहां पे। अब यहां एंगल कुछ भी रख दो, ऐसे कर दो तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर मिलकर 7 एम्पियर ही होने वाला है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो बेटा 7 एम्पियर, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। एक्चुअली ऐसे क्वांटिटी को हम आगे जब आप बीएससी में जाओगे, बीटेक में जाओगे, बीएससी में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि उस क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेटा करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट आपके लेवल पे इसको स्केलर क्वांटिटी पढ़ना है। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या करोगे? अर्थमेटिक सम करोगे, अर्थमेटिक सम करोगे। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये समझ में आ गई। करंट इज मेजर्ड इन कूलम्ब एंड टाइम इन सेकेंड। ये बेटा Q जो होता है वो कूलम्ब में मेजर किया जाता है, टाइम जो होता है वो सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, टाइम जो होता है वो सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, और करंट जो होता है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। समझ में आया अच्छे से कि करंट क्या होता है? अब यहां पे क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए बेटा ना ये करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे एक चीज देखो कि करंट जो होता है आई, करंट जो होता है ये मैंने अभी क्या बताया था बेटा कि Q अपॉन T होता है। तो Q क्या हो गया? कूलम्ब अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इसको बेटा कूलम्ब पर सेकेंड भी लिख देना। इसको क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब पर सेकेंड। तो ये जो कूलम्ब पर सेकेंड होता है इसी को बोलते हैं बेटा एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर बोला जाएगा तो क्या बोलोगे? 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो ये बताओ 10 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं दूसरे वे में? 10 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है बेटा? 10 कूलम्ब जा रहा है। तो 2 मिनट में टोटल कितना चार्ज आएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब चार्ज आ रहा है। तो 2 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेकेंड्स में कितना जाएगा बेटा? तो 120 इंटू 10, तो ये हो गया 1200 कूलम्ब। समझ में आ गया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो मैंने जो अभी जो चीज बताई है बेटा उसको ध्यान रखना कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। याद रखना इस चीज को, भूलना मत। ऐसी 3 चीजें बताऊंगा बेटा आगे,
वो आपको समझाऊंगा मैं। अब बात आता है कि सर करंट जो है वो फ्लो क्यों करता है? करंट फ्लो करता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। करंट क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? पहले पोटेंशियल तो समझाओ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर फ्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर है बेटा ऐसा, इसके एंड पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, मान लिया यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VB है, तो VB माइनस VA जो होगा उसकी वजह से करंट जो होता है फ्लो करता है। ठीक है, तो क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इन अनदर वर्ड इज कॉल्ड वोल्टेज। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब विच एंटिटी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से है? तो कैथोड एंड एनोड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बैटरी। अब बैटरी क्या है बेटा, सेल क्या है, यहीं पे समझा देता हूं। सेल जो होता है बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल पे बोलते हैं। अब पोटेंशियल क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा। और इसको बोलते हैं बेटा लोअर पोटेंशियल। अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। जैसे भी आप बैटरी देखोगे तो बैटरी में आगे एक टिप जैसा होता है, तो टिप जो है दैट इज पॉजिटिव, और पीछे जो प्लेट जैसा होता है वो होता है बेटा नेगेटिव। तो जो हायर पोटेंशियल होता है वो टिप वाला होता है, पॉजिटिव जो होता है माना जाता है ऐसा, और ऐसा होता भी है। बैटरी को आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो वो 1.5 वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा टिप और प्लेट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। और हायर पोटेंशियल से, इसको हायर पोटेंशियल बोला, इसको लोअर पोटेंशियल, इसको पॉजिटिव बोलते हैं बेटा, इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ये जो बैटरी ऐसे होती है, ये जो बैटरी ऐसे होती है, तो यही है बेटा, ये जो बड़ी वाली लाइन है वो होता है ये वाला पॉजिटिव, और ये जो नीचे पीछे प्लेट होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव। इसी को बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ सेल। ठीक है, अब बैटरी किसको बोलते हैं? बहुत सारे सेल को अगर तुम कनेक्ट कर देते हो, देखो एक सेल ये हुआ, दूसरा सेल ये हुआ, तीसरा सेल ये हुआ, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं बेटा बैटरी। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब होता क्या है कि बैटरी के अंदर बेटा कैथोड और एनोड होते हैं। ये जो दो प्लेट आप देखते हो, टिप और ये देते हो, दो यहां पे कैथोड और एनोड होता है। उसमें क्या होता है? ढेर सारा केमिकल्स होता है। आगे समझाता हूं इसको मैं कैसे वर्क करता है। तो जो बैटरी, यहां पे समझो जैसे तुम्हारे पास एक बैटरी है, बैटरी में बेटा दो टर्मिनल होते हैं और इसमें यहां पे केमिकल्स भरा होता है। तो ये यहां से रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस के बारे में आगे समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां समझो ये सर्किट बना रहा हूं मैं। अब यहां अंदर में चलता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या चलता है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? RED मतलब रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब इसी को समझते हैं हम यहां पे बैटरी के फॉर्म में। समझो यहां पे एक सेल है और यहां पे ये रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा इसको। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, आगे बताऊंगा मैं। अब देखो ये क्या काम करता है, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन रखता है बेटा, अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके मेंटेन रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, होल्ड करो। तो यहां पे ये बैटरी है। अब ये क्या है बेटा? इसके पास खुद का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बेटा बैटरी जो होती है, बैटरी जो हम खरीद के लाते हैं, या सेल जो होता है, सेल के पास अपना इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, सेल के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वो क्या करता है, ये पूरे सर्किट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके फ्लो को बनाता है। जैसे आपके एग्जॉस्ट फैन लगे होंगे किचन में बेटा, किचन में लगा होगा या बाथरूम में लगा होगा,
तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, एग्जॉस्ट फैन ऐसे घूमता है तो पीछे के हवा को आगे की तरफ पुश करता है। बस यही काम बैटरी का होता है बेटा। बैटरी भी इलेक्ट्रॉन को बेटा पुश करके और फ्लो मेंटेन करता है। तो पुश करने का काम और वेलकम करने का काम करता है। कैसे करता है, जैसा मैंने यहां पे बताया था बेटा, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जो है पूरे के पूरे सर्किट में भरे होते हैं, ये वायर में सब जगह भरे होते हैं। तो ये समझो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, पुश करके बेटा धक्का मारेगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू कर देगा, पुश मारेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पॉजिटिव क्या करेगा, इधर से वेलकम करेगा। तो ये इधर से वेलकम कर रहा है, ये इधर से पुश कर रहा है। तो जैसे जैसे पुश हो रहा है, इधर से वेलकम हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन होगा तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जाके इलेक्ट्रॉन तो यहां पे जमा हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो जाएगा। बेटा जमा नहीं होता है। देखो क्या होता है, यहां चल रहा है, ये बैटरी है, ये वाली जो चीज है, ये जो है सेल है, ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अंदर बनना शुरू हो जाता है। ये जो केमिकल भरा होता है, ये अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके अंदर, तो यहां पे समझो इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने रिसीव किया और यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा छोड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं ये जो प्रोसेस चल रहा है अंदर, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अंदर में रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटा है ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ट्रांसफर होता रहता है। तो ये क्या हमेशा होता रहेगा? नहीं। जब तक बेटा रिएक्टेंट जो है पूरी की तरह पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जैसे ही रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट खत्म हो गया, खत्म होते ही बेटा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला कोई नहीं है और बाद में इसी तरह बैटरी जो होता है वो डेड कर जाता है, सेल जो होता है डेड कर जाता है। तब आपको समझ में एक चीज आई बेटा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है। अच्छा, यहां पे एक चीज नोटिस करो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और करंट का जो कन्वेंशनल फ्लो बताया गया है वो हमेशा बताया गया है इस तरफ से, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ से बेटा करंट चलता है, ऐसे करंट चलता है, करंट ऐसे चलता है, ठीक है। ये करंट का येलो वाला जो है करंट का फ्लो है। तो करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। समझ में आया बेटा ये पूरी चीज, ये पूरा कंसेप्ट कि किस तरह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट का क्यों फ्लो होता है। करंट का फ्लो हमेशा ये पॉजिटिव से निकालते हैं हम, इस तरफ से निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से करते हैं। और क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा ही क्यों होता है, इसका रीजन मैंने दे दिया था, ये नेगेटिव टर्मिनल था इसलिए, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। अब देखो बेटा हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमारे पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है बेटा, वो कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, आपके घर से बहुत दूर, मतलब ये औकात से भी बाहर दूर बेटा है, ये इन्फिनिटी है। अब इस क्यू चार्ज को अगर उठाकर किसी ए पॉइंट पर लेकर आओ, ठीक है, ए पॉइंट है, इसको उठा के लाना। अब उठाने का कंडीशन क्या है मैं ये बता रहा हूं बेटा। उठाने का कंडीशन ये है कि इसको धीरे से उठाया, धीरे 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 ला रहे हैं। क्यों धीरे धीरे ला रहे हैं? बिकॉज हम कुछ वर्क कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ वर्क डन कर रहे हैं। अब मेरा जो वर्क डन होना चाहिए वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने जाना चाहिए। अगर इसको तेजी से लाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो हम अपना पूरा का पूरा वर्क डन उसके पोटेंशियल को देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं समझ में आएगा अभी। इसको धीरे 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 उठा के ला रहे हैं बेटा कंसिडरेशन में, और ले आके बेटा पॉइंट ए पे रखा। पॉइंट ए पे जैसे ही रखा तो हमने कहा पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा, जितना वर्क डन हमने यहां किया है उसके अपॉन चार्ज, इसी को बोला हमने बेटा पोटेंशियल ऑफ ए। समझ में आया पोटेंशियल ऑफ ए क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ऑन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं बेटा, यूनिट तो हो ही गया,
यहां पे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पर यूनिट चार्ज ही तो हो गया। टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इंफिनिटी से बेटा पॉइंट पे लाया गया। अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब यहां पे समझो, यहां पे बेटा एक एजम्पशन लिया गया है कि इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है दैट इज जीरो, ये माना गया है। अब यहां से मैं पोटेंशियल तो समझा दिया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भी बेटा समझाता हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद फिर से हम इस पे वापस आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझना। जैसे मान लिया कि दो हमारे पास पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी। अब यहां से बेटा हम यहां से क्यू चार्ज को उठाकर धीरे 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 यहां पे पॉइंट ए पर लेते आए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो क्यू चार्ज यहां से यहां आया है, तो जो वर्क डन यहां पे हुआ है, वर्क डन अपॉन क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको बेटा डिफरेंस, ट्रायंगल क्यों दिखाते हैं बेटा, डिफरेंस के लिए दिखाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। अब मैं इसी को यहां पे लिख रहा हूं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं, देखना ये दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, वापस इस पे आ रहे हैं, दो पॉइंट कंसीडर किया, तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीए माइनस वी इंफिनिटी, वीए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। अब वी इंफिनिटी जो है बेटा वो एक एजम्पशन लिया हुआ है कि ये जीरो होता है, सो वीए इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। और इस तरह से ये पोटेंशियल डिफाइन होता है, और इस तरह से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके साथ है, ये इंफिनिटी के साथ है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है बेटा, और इसी से ये डिफाइन किया गया, पोटेंशियल डिफाइन किया गया। एक को जीरो मान लो तो अपने आप पोटेंशियल ऑफ ए डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो बेटा अब यहां पे एक चीज समझना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट का फ्लो होता है। अब जैसे मैंने पीछे बताया था आपको यहां पे कि करंट का जो फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसको समझना है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, ये होता है फॉर्मूला बेटा। अब वर्क डन का एक फॉर्मूला और आपने सीखा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एफ डॉट एस सीखा होगा ये पहले। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो होगा कुछ ना, ये चार्ज जो है उस पर कुछ वर्क डन चल रहा होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। कुछ वर्क डन चल रहा होगा। अगर कुछ वर्क डन चल रहा है इसका मतलब है कि उस चार्ज का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अगर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि करंट डेवलप करेगा। मतलब कि जब भी वर्क डन होगा बेटा पोटेंशियल होगा, वर्क डन अगर जीरो तो पोटेंशियल जीरो, यानी वर्क डन हो रहा है इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। यह बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ही नहीं करेगा अगर वर्क डन नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल जीरो। अगर कुछ यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब कुछ वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ पोटेंशियल होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही करंट है। समझ में आया कैसे रिलेट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है। ये पोटेंशियल डिफाइन किया गया है इन्फिनिटी और किसी पॉइंट के बीच में, और किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया गया है। दोनों का जो डेफिनेशन है सेम है, बस एक जगह इन्फिनिटी होता है, एक जगह बेटा दो पॉइंट होते हैं। यहां पे भी दो पॉइंट होता है बट एक इन्फिनिटी होता है उसमें से, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इंफिनिटी से पॉइंट पे लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, डिफरेंस नहीं। अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है बता दिया हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए। अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। बता चुका हूं आपको। बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के बीच में ही बेटा
वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफाइन होता है। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम को फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब यहां पे एक चीज और समझना बेटा, हमने सीखा है वर्क डन इजकल टू, हमने सीखा है पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू वर्क डन बाई चार्ज, ये सीखा है हमने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। इसको हम क्या कैपिटल जे से दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट, ठीक है, जिसको कैपिटल वी से दिखाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम कह सकता हूं। देखो जूल पर कूलम है तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अच्छा, यहां पे 20 वोल्ट अगर मैं कहूंगा तो इसका क्या मतलब है? 20 जूल पर कूलम। मतलब कि एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने में 20 जूल अगर वर्क डन करना पड़ा है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 20 वोल्ट। समझ में आया कैसे डिफाइन हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, जो मैंने पीछे दिखा दिया था बेटा कि नेगेटिव प्लेट से कैसे पुश कर करके घूम रहा है। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज वोल्ट मीटर। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम मेजर करते हैं हमेशा वोल्ट मीटर से ही करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एम मीटर। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है बेटा कि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं हम। ये पैरेलल क्या होता है ये आपको सेकंड लेक्चर में समझ में आएगा, या फिर वन शॉट देख रहे होगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। एम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अभी बस लिख लो इस चीज को, आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और उससे बनाते हैं बैटरी। तो देखो यहां पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सीक्वेंस जो है सेम है। नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ा गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा गया है। तो सारे जो सेल का ये 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 का, ये 1.5 का, तो सबको तुम ऐड कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? तो 1.5 1.5 1.5 1.5 मिलकर 6 वोल्ट हो सकता है। तो इस तरह से बेटा इस पूरे सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर बीच में कोई पलट जाता तो? पलट जाता है जैसे ऐसा हो जाता तो, मान लिया ऐसे था, ठीक है। अब यहां पे देखो पलट गया, ये वाले को मैंने पलट दिया, फिर ऐसा, तो क्या हम लिखते सर? तो ये है 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट। तो देखो बेटा इन तीनों का जो इनका सीक्वेंस सेम है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 3 4.5 हो जाएगा, और 1.5 को माइनस कर दो, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी उसको हम माइनस कर देंगे। तो 4.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। तो इसका हो जाएगा 3 वोल्ट। तो आपको समझ में आया कि पोलैरिटी कैसे रखनी है आपको, और पोलैरिटी कैसे रखनी है, जैसा रखा हुआ रहेगा उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब पोलैरिटी अगर चेंज कर दिया तो बेटा उसको माइनस करना होगा, और अगर पोलैरिटी सबकी सेम है तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। अगर दो की पोलैरिटी चेंज कर दिया मान लिया यहां पे, तो ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, इन दोनों की पोलैरिटी चेंज है तो ये भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट। तो टोटल जो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मतलब वो बैटरी कोई काम का नहीं है। समझ में आया बेटा ये चीज? आगे बढ़ते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट। तो मैंने आपको सिखा दिया है बेटा 1 वोल्ट। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एक कूलम चार्ज को यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा? 1 जूल अगर वर्क डन करना पड़ा। एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो उसी को बेटा इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। समझ में आया? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह का हमने कुछ सीखा था बेटा, फिर से रिवाइज करा दो एम्पियर के बारे में। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर को हम बोल सकते हैं बेटा कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी होगा। 10 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 जूल पर कूलम, 1 कूलम को। 220 वोल्ट को 220 जूल
पर कुलम। मतलब एक कुलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाने में अगर 220 जूल का वर्क डन करना पड़ता है तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 220 वोल्ट। समझ में आ गया ये चीज? वाई करंट फ्लोस, ये मैंने आपको सिखा दिया है बेटा, ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि क्यों फ्लो करता है। यहां से ये रिपेलिंग करता है, इसको रिपेल करते 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 घुमाता है, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है, इसलिए करंट का फ्लो ऐसा होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है बेटा यहां पे 12 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया हुआ है 2 कूलम, और क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, जैसे डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन बाई चार्ज, तो हम वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू क्यू। तो यहां डेल्टा वी कितना है बेटा 12 इंटू 2, दोनों देखो एसआई यूनिट में दिया हुआ है, वोल्ट और कुलम में दिया हुआ है, 24 यहां पे हो गया जूल। दिस इज द वर्क डन। समझ में आया आपको? हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये यूनिट पे ध्यान रखना, बिकॉज क्वेश्चन जो है हमेशा मिली कुलम ये सब में भी चेंज कर सकता है। ठीक है। अब बैटरी ट्रांसफर 1200 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन 200 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स थ्रू द सर्किट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमने अभी क्या सीखा था, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन कितना कर रहा है बेटा 1200 जूल कर रहा है, तो 1200 जूल अपॉन कुलम कितना है 200 कुलम भी है, तो 200 यहां से हो गया बेटा 6, तो यहां पे कितना आ गया आंसर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट को कैसे लिखते हैं 6V लिख देते हैं। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट वर्क विल बी डन व्हेन 50 कूलम ऑफ द चार्ज पासेस थ्रू द सेम बैटरी। 50 कूलम चार्ज जो है बेटा सेम बैटरी से सेम बैटरी के थ्रू पास कर रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पे दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस हमें आ चुका है 6 वोल्ट, वर्क डन पूछ रहा है कितना पड़ेगा, और 50 कूलम को बेटा पास किया गया, तो 50 कूलम को पास किया गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 50 300 जूल। मतलब कि अगर 50 कूलम चार्ज को मुझे पास करना है 6 वोल्ट के थ्रू, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इतना वर्क डन जो होगा वर्क डन विल बी किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ओम्स लॉ को लाया कहां से गया था। ओम्स लॉ के लिए एक सर्किट बनाया गया था ऐसे। अब सर्किट में बेटा कंपोनेंट्स क्या क्या है, एमीटर को हमेशा इससे दिखाते हैं, एमीटर को सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को बेटा V से दिखाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को बेटा ऐसे दिखाते हैं, खच 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 ऐसे करते हुए रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये तो शेल है, शेल को मिला दिया गया, 4 शेल हैं, तो बैटरीज है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन को समझना बेटा किस तरह से ओम्स लॉ निकाला गया था, वो निकाला हुआ समझ लोगे तो अपने आप ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे है बेटा ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सब एक ही पोलैरिटी में है। ये जो है सर्किट, ये सर्किट जो है यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, देखो करंट ऐसे ऐसे निकला, करंट यहां से फ्लो कर रहा है ऐसे, ये फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है। अब ये वाला जो कनेक्शन है वो यहां किया गया है, कहां किया गया है बेटा यहां पे किया हुआ है। तो सर्किट में अभी ये सब इन्वॉल्व नहीं है, ये वाले जो सेल्स हैं ये सब इन्वॉल्व नहीं है। अभी सर्किट हमारा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां ऐसे है। तो हमारे पास 2 वोल्ट है, जब हमने 2 वोल्ट सप्लाई किया तो सर्किट क्या होता है बेटा, सर्किट डेड होता है, उसके साथ लगा होता है हमारा बैटरी या सेल। तो बैटरी और सेल लगा देता है, वो सर्किट को जिंदा करता है, वो अपने वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। वोल्टेज जैसे ही प्रोवाइड करेगा करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट का फ्लो अगर शुरू होगा तो अभी सर्किट जो है बेटा ऐसा का ऐसे है, ये क्या है पिन है, यहां से हटाया यहां लगाया, यहां से हटाया यहां लगाया, यहां से हटाया यहां लगाया, ये काम हम करने वाले हैं। तो यहां पे एमीटर क्या कर रहा होगा, करंट को मेजर कर रहा होगा, और वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा होगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा यहां पे है। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां पे होगा, सेम होगा। आगे क्यों होगा ये भी समझ में आ गया, अच्छे से आएगा। तो ये देखो यहां पे 2 वोल्ट है, तो वोल्टेज क्या रीडिंग कर रहा है 2 वोल्ट, और ये क्या रीडिंग कर रहा है बेटा
यहां पे ये रीडिंग कर रहा है 1, यहां देखो ग्राफ बनाया हुआ है, ये रीडिंग कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पिन को हटा के यहां से यहां लगा दिया, इस पिन को हटाया और यहां से यहां लगाया। इस बार बेटा हमारा सर्किट यहां तक है। अब इस सर्किट में हमने देखा कि 4 वोल्ट यहां पे प्रोवाइड हो रहा है, तो यहां पे 2 एम्पियर आ रहा है रीडिंग। फिर क्या किया उन्होंने कि यहां पे लगा दिया, यहां पे लगाया तो 6 वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है, यहां पे बेटा 3 एम्पियर दिखाई दे रहा है एमीटर में। इसको हटा के फिर यहां से यहां लगाया, जब यहां लगाया तो यहां पे बेटा 8 वोल्ट और यहां पे 4 एम्पियर। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में एक चीज ध्यान देना कि ऊपर बेटा V डाला, नीचे I डाला। I ऊपर नहीं है और V नीचे नहीं है, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि V ऊपर I नीचे। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वोल्ट मीटर कितना है 2, तो वोल्ट 2 मीटर दिखा रहा है यहां पे 2 और इसका 1, ये पॉइंट हुआ। फिर आया बेटा 4 के साथ 2 आया था, तो 4 के साथ 2, ये पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद 3 और 6, तो 3 और 6, ये पॉइंट आया। फिर आया 8 और 4, तो 8 वोल्ट जब हमने प्रोवाइड किया था, 8 वोल्ट जब प्रोवाइड किया था तो हमारा 4 एम्पियर करंट आ रहा था, तो ये हुआ पॉइंट। यहां से हमारे पास आया बेटा ये स्ट्रेट लाइन। मतलब V और I का जब ग्राफ बनाया गया इस एक्सपेरिमेंट से, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से जब है ना ग्राफ बनाया गया, तो ये ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। मतलब ये जो लाइन है ये कहां इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस को, तो देखोगे ये कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो इंटरसेप्ट जो है यहां पे देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 होगा, तो यहां पे y जो है 0 है, तो y 0 है मतलब c 0 हो गया, तो y = mx, ये हो गया। ठीक है, अब y एक्सिस पे कौन है? y एक्सिस पे है हमारा वोल्ट मीटर, मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अच्छा, m जो है यहां पे स्लोप है, m जो है स्लोप है, ध्यान रखना m जो होता है स्लोप होता है। x जो होता है, x क्या है? एम्पियर है, तो एम्पियर है मतलब कि करंट है, करंट है तो यहां पे मैंने I लिख दिया। ठीक है, अब यहां से एक चीज पता चला कि जैसे जैसे हम V को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे I बढ़ा थे। स्ट्रेट लाइन है बेटा, जैसे जैसे V को बढ़ा रहे थे, V 2 था तो ये 1, ये 4 था तो ये 2, ये 6 था तो ये 3, ये 8 था तो ये 4, यूनिटरी मेथड से बढ़ रहा है बेटा, ये देखो। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यही है बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, समझ में आया यहां पे? अब यहां पे एक चीज देखो कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पे बेटा मुझे कुछ m देना पड़ेगा, स्लोप देना पड़ेगा। अगर मैं स्लोप की बात तुमसे यहां पे करता हूं, स्लोप की बात यहां पे करता हूं मैं तुमसे, तो यहां पे मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब मैं हटाऊंगा यहां पे, तो डेल्टा V = हो जाएगा I R। R क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहा गया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ये रेजिस्टेंस कहा गया। इसी ओम्स लॉ को बेटा इस तरह से वेरीफाई किया गया था, ये ओम्स लॉ है। समझ में आया एक चीज? अब मुझे बताओ यहां पे स्लोप क्या है? R है। स्लोप क्या है बेटा? R है, मतलब कि इस चीज का स्लोप R है, यानी कि यहां पे स्लोप क्या है बेटा? tan थीटा। स्लोप किसको बोलते हैं? tan थीटा को। ठीक है, ये ट्रिगोमेट्री में पढ़ाया मैंने कि स्लोप जो होता है tan थीटा को बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है बेटा? P/B। P देखो परपेंडिकुलर बाई B, मतलब कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है उससे जो एंगल बनाता है थीटा, उसी tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, यहां तक मतलब जैसे जैसे tan थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे tan थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता जाएगा, और tan थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर मतलब कि स्लोप बढ़ता जाएगा। tan थीटा ही स्लोप होता है, tan थीटा ही स्लोप होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो m है दैट इज रेजिस्टेंस। तो स्लोप क्या होगा हमेशा बेटा? हमेशा वोल्ट और एम्पियर
मतलब कि v और i का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसमें स्लोप जो होगा दैट विल बी हमेशा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बहुत आसान है। रेजिस्टेंस निकालना है तो v और i का ग्राफ प्लॉट कर दो, उसमें स्लोप जो होगा दैट विल बी रेजिस्टेंस। अगर i ऊपर चला गया v नीचे चला गया तो क्या होगा सर? तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझेंगे। तो देखो अब हम ओम्स लॉ को पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें एक्सपेरिमेंट से निकल कर आया था वो आया था ये, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला था यहां पे रेजिस्टेंस को, आर से होता है रेजिस्टेंस, आर से होता है बेटा रेजिस्टेंस, आई से होता है करंट, और डेल्टा वी मैं लिख रहा हूं हमेशा, डेल्टा वी, ये हमेशा डेल्टा वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through the provided its temperature remains the same। अब temperature remains the same क्यों बोल कर रहा है बेटा कि टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा तो फिर चीजें कुछ बदल जाएंगी। अब क्या क्या बदलेंगी, कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का एक ग्राफ बनाने के लिए बोला हुआ है बेटा, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखो 1.5 2.5 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि I और V का एक टेबल दिया हुआ है। I अगर I हमारा नीचे है, V ऊपर है, तो एकदम बहुत बढ़िया, इसका स्लोप जो होगा हमेशा रेजिस्टेंस होगा। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, देखो प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, मतलब कि V को ऊपर होना चाहिए और I को इधर होना चाहिए, तभी हम स्लोप जो निकालेंगे दैट विल बी रेजिस्टेंस। अच्छा ये 0.5 है बेटा, 0.5 1.6 यहां पे आ गया, देखो ये वाला, फिर ये 1 है 3.2 है, 1 है 3.2 है, मतलब ये यहां पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, फिर 1.5 4.8 मतलब ये यहां पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जो है 2 और 6.4 है, ये 2 दिखाई नहीं दे रहा है, ये 2 ले लेना बेटा यहाँ पे, 2 और 6.4 मतलब यहाँ पे, फिर 8 2 और 8 और 2.5 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका ग्राफ बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब मुझे निकालना है इसका, ये ग्राफ प्लॉटिंग तो हो गया, अब हमें मुझे निकालना है इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि tan थीटा निकाल लेना, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, स्लोप निकाला जाता है। तो P बाई बी अगर मुझे निकालना हो तो ये सबसे एंड वाला लेना बेटा, सबसे एंड वाला जो डेटा होता है उसी को लेना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आपको एवरेज आउट हो जाता है, हमेशा एंड वाला डेटा लेना, बिकॉज एवरेज आउट हो जाता है। अगर ये दो डेटा लोगे तो इन दोनों के बीच का स्लोप निकलेगा, स्लोप एक्चुअली सेम ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप तो सेम ही होगा, बट कभी कभी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, जैसे 3.15 होगा या 3.1 होगा, 4.7 होगा, ऐसा डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय क्या होगा, आपको एवरेज करना होगा। तो एवरेज करने के लिए हमेशा एंड पॉइंट दोनों को ले लेना। तो एंड पॉइंट जो है हमारे पास, एंड पॉइंट में ये दिया हुआ है और ये है एंड पॉइंट पे दिया हुआ, ये तो हमने आगे खींच दिया, एक्चुअली ग्राफ तो यहीं से यहीं तक बनेगा। तो ये जो है इसको हटा देते हैं, हाँ ये यहां से आता, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही है, इसी से बेटा ये tan थीटा हमें निकालना है, ओके। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। तो P पे कौन है बेटा, P पे हमारा 8 है और 1.6, तो यहां हम लिखेंगे 8 माइनस 1.6 अपॉन 2.5 माइनस 2.5 माइनस 0.5, तो ये कितना हो गया 6.4 अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 3.2। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज ओम, क्या होता है बेटा, ओम। इसको ओमेगा से हम दिखाते हैं, तो इसका हो गया 3.2 ओमेगा। ये एसआई यूनिट होता है बेटा, यहीं सीख जाओ, ये एसआई यूनिट होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखना, V वर्सेस I जो ग्राफ है उसमें V अगर ऊपर होगा तभी हम स्लोप को बोलेंगे रेजिस्टेंस, tan थीटा को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब मुझे यहां पे बताओ, मैंने बताया था कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है tan थीटा इंक्रीज करता है, वैसे ही V और I ग्राफ में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा,
ये बात तो समझ में आई थी। तो V ऊपर है, I नीचे है, बहुत परफेक्ट। यहां देखो, यहां जो ये एंगल है तो थीटा इसका बड़ा है, इसके बाद ये थीटा है, उसके बाद ये थीटा है, मतलब कि सबसे ज्यादा एंगल किसका है? A का, फिर B का, फिर C का। जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा। तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ C। क्योंकि जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और स्लोप ज्यादा क्या होता है बेटा? वही तो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होता है तो स्लोप सबसे ज्यादा A का है, तो A का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर B का, फिर C का। यहां पे देखते हैं, फिर से V ऊपर है और I नीचे है, तो बहुत बढ़िया बात है। Y और X में कंपेयर करना है, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसका देखो थीटा ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ Y इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ X। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर I चला गया, नीचे V चला गया। ठीक है, तो V इक्वल टू होता है बेटा IR। इस बार y इक्वल टू mx में, अब ध्यान देना यहां पे, y इक्वल टू mx होता है। दो तरीके से मैं सिखाऊंगा यहां पे। y एक्सिस पे कौन है तुम्हारा? I है, देखो y एक्सिस पे I है। x एक्सिस पे कौन है? V है, तो x एक्सिस पे V है। अब स्लोप जो होगा तो v इक्वल टू IR होता है, जनरली IR होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। तो R को इधर लाना पड़ेगा, तो R को इधर लाएंगे तो ये 1/R हो जाएगा। तो 1/R हो जाएगा, मतलब कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना यहां पे, कि जिसका ये देखो ये स्लोप होता है, ये tan थीटा होता है, तो जिसका मतलब tan थीटा ज्यादा होगा, जिसका यानी कि थीटा ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस जो है थीटा रेजिस्टेंस के साथ जो है इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो थीटा इसका ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ P इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ Q। ये बात समझ में आ गई बेटा? दूसरे तरीके से ऐसा देखो कि अगर ये V और I के ग्राफ को ऐसे उठा के ऐसे पलट दोगे तो Q ऊपर चला जाएगा, तो Q का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा P से। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, इस ग्राफ को ऐसे उठाओ और ऐसे कर दो, तो ऐसे किया तो ये I नीचे गया तो V ऊपर चला गया, तो Q ऊपर चला जाएगा, क्योंकि V के पास कौन है? Q। अगर V उधर जाएगा तो Q इधर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा, क्योंकि V के पास है ना Q, तो V यहां होगा तो Q यहां पे होगा, P नीचे होगा। आया समझ में? तो Q जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस वाला हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज को ध्यान देना बेटा कि V और I का पोजीशन क्या है, पहले ये ध्यान देना। फिर अगर V ऊपर है तो चुपचाप जो जिसका ज्यादा स्लोप है वही ज्यादा हायर रेजिस्टेंस वाला है, नहीं तो उल्टा कर देना, जिसका सबसे कम स्लोप है अगर I ऊपर है तो जिसका कम स्लोप है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट सोर्स। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। अगर इस लेक्चर में आ गया तो इसी में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू, एक रेजिस्टर है बेटा, रेजिस्टर का साइन ये होता है, ठीक है, 15 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये है 15 वोल्ट और ये है तुम्हारा रेजिस्टर। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है बेटा? 3 एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। डेल्टा V लिखा करो हमेशा बेटा, ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो डेल्टा V कितना है? 15। I कितना दिया हुआ है? 3। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? 15/3, तो 5 जा हो गया, मतलब 5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 5 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू 5 वोल्ट, इसको रिड्यूस कर दिया गया, 5 वोल्ट कर दिया गया, इसको 5 वोल्ट कर दिया गया। व्हाट विल बी द न्यू करंट? करंट बताना है, तो रेजिस्टेंस तो बेटा चेंज नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस तो वही का वही रहेगा, तो रेजिस्टेंस तो हमारा आ गया 5 ओम। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। निकालना इस बार I है, V दिया हुआ है 5, I निकालना है, रेजिस्टेंस है 5, तो 5 से 5 कट गया, तो I इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। तो इसका आंसर हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां जाके हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। सेकेंड लेक्चर में हम फिर से बेटा बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है।